नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है। सपोज ये एक एंड है जो हमने फिक्स कर रखा है स्प्रिंग का, ठीक है, और ये स्प्रिंग हो गई आपकी, और दूसरी तरफ हमने ऑब्जेक्ट एक बांध रखा है स्प्रिंग से, क्लियर, जिसका मास m है, ठीक है। अभी स्प्रिंग आपकी नॉर्मल पोजीशन पर है, तो सपोज ये डिस्टेंस आपका x है, ये यहां पर अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो x इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने सपोज स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, क्लियर, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, आगे की तरफ मूव करवाया, ठीक है। तो अब मास आपका यहां पर आ गया, सेंटर पोजीशन अभी उसकी यहां पे थी, तो अब वो सपोज x डिस्प्लेस हो गया, x इक्वल टू a यहां तक, क्लियर, सेंटर पॉइंट से, दैट इज यहां तक जहां से बना हुआ है ये चीज, क्लियर, x इक्वल टू a हो गया। अब हम इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, अब वापस ही अपनी पोजीशन पर आएगा, बट क्या यहां पे रुक जाएगा, क्या होगा, ये इस तरफ भी मूव करेगा और कहां तक जाएगा, x इक्वल्स टू -a तक। आया समझ में, यानी जितना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है उतना ही यहां से लेके यहां तक आएगा, यानी आपका स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा यहां तक, ऐसे। आया समझ में, x इक्वल्स टू -a हो जाएगा इस केस में आपका, क्लियर। और फर्दर फिर उसके बाद क्या होगा, वापस वो बाहर की तरफ जाएगा, और ऐसे आपके क्या होते जाएंगे, ऑसिलेशंस फॉर्म हो जाएंगे, क्लियर हुआ। टू एंड फ्रो मोशन जो हम कहते थे वही आपके यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे स्प्रिंग में, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रही है तो, क्लियर। तो ये अब जो हमने स्ट्रेच करके रखा था, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई उस टाइम पर, पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। क्योंकि जब हम किसी भी चीज की कॉन्फ़िगरेशन, शेप या साइज चेंज करते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो कब वर्क करेगी, जब हम उसे छोड़ेंगे, क्लियर, अपने फोर्स के लिए छोड़ देंगे तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी। और अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक वर्क कर रही है, यहां से यहां तक आई, अब जब ये वापस मीन पोजीशन पे आ गया तब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तब भी या खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्लियर। यहां पे जब पहुंचेगा आपका वापस आते टाइम, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे पहुंचने में खत्म हो जाएगी, क्लियर। बट जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, इसीलिए वो यहां पे नहीं रुका, क्लियर। क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। अब काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई तो वो उसे आगे की तरफ लेके जा रही है, क्लियर। और फिर वो वापस क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी फिर से स्टोर हो गई, पोटेंशियल, और काइनेटिक यहां पे जाके खत्म हो गई। वापस पोटेंशियल काम करेगी, सेंटर पे पहुंचेगा, पोटेंशियल खत्म हो जाएगी, काइनेटिक बन जाएगी, फिर वो पोटेंशियल उधर चली जाएगी, क्लियर। आया समझ में, तो ऐसे ऑसिलेशन आपके चलते रहेंगे, यानी पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में कन्वर्ट होती रहेगी, क्लियर। तब इसमें वर्क डन क्या होगा, तो पहले तो फोर्स बेटा, अब फोर्स कितना लग रहा है, जितना वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्लियर। और फोर्स किस तरफ लग रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, अपोजिट साइड, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, क्लियर। जिस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड फोर्स लगेगा आपका, और जितना डिस्प्लेस करोगे उतना फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। और अब जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, k, कांस्टेंट k आता है, और k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जैसी स्प्रिंग है, अब कोई भी चीज आप कंप्रेस या एक्सपैंड करो तो क्या एक ही टाइप से बिहेव करेंगी, नहीं, उनकी जितनी स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके बेसिस पर। अब इसको अगर हम कंप्रेस या स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो इसका कांस्टेंट अलग होगा, हर ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, क्लियर। बट अब नॉर्मल एक स्प्रिंग को कर रहे हो उसका कांस्टेंट अलग होगा, वायर है उसका अलग होगा, क्लियर। तो वो किसके फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, इस के की वैल्यू के ऊपर, कि आपका क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर। अब वर्क डन निकालना है हमें यहाँ पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, FDS FDX, ठीक है, फोर्स का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, dw इक्वल्स टू दिस। अब इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे वर्क डन और फोर्स क्या हमारा -kx,
इसका इंटीग्रेट करना है तो k तो कांस्टेंट हो गया आपका, माइनस के बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो वर्क डन आ गया आपका माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, और वर्क डन भी देखो नेगेटिव आया है। क्लियर, क्योंकि हम उसके अपोजिट साइड काम कर रहे हैं इसलिए। क्लियर, और कहां से कहां तक हम उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं, 0 टू x मैक्सिमम तक, x इक्वल टू एक्स एम है ये सपोज आपका, तो माइनस के एक्स एम, यानी जहां तक वैल्यू आपकी जा रही है, या तो x इक्वल टू ए भी पुट कर सकते हो वहां पे। क्लियर, नाउ पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के नेगेटिव होता है, माइनस वर्क डन। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगा स्प्रिंग में आपका, प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2। एक्सएम का मतलब क्लियर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने जितना उसमें किया है। क्लियर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा के एक्स एम स्क्वायर बाय 2। अब यहां पर देखो, अब अगर हम बात करें कि वापस आ रहा था ये, तो यहां पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, अब वो हम कैसे निकालें बताओ। अब वापस आ रहा है देखो, तो जितनी एनर्जी उसकी यहां पर है उतनी एनर्जी यहां पे होगी। अब यहां पे कितनी एनर्जी है, दैट इज के एक्स एम स्क्वायर बाय 2। क्लियर, और यहां पे जब आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि उनका जो चेंज है वो आपस में क्या होगा, जीरो। तो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको v निकालना है कि यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, m उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर, और फिर ये v स्क्वायर हो गया, तो v इक्वल टू क्या बनेगा, इस पूरे का रूट। सो रूट k बाय एम, और x आपका बाहर, क्योंकि x स्क्वायर था, x स्क्वायर का रूट x आ जाएगा, तो आपकी वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, अंडर रूट k बाय एम इंटू एक्स एम। क्लियर, तो मास के ऊपर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी वेलोसिटी वहां पे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो स्प्रिंग में अगर आप कोई कम मास के ऑब्जेक्ट लगा रहे हो तो क्या होगा, वो ज्यादा ऑसिलेट करेगा। क्लियर, ज्यादा वेलोसिटी से ऑसिलेट करेगा। मास बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, स्प्रिंग बहुत धीरे कम मूव करेगी, और बहुत ही ज्यादा हैवी लगा दोगे तो मूव भी ना करे, क्या पता ज्यादा हो, बहुत कम ऑसिलेशन हो जाए उसका। क्लियर, और दूसरी चीज डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी, और के तो आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर, तो वेलोसिटी क्लियर हो गई, सेंटर पोजीशन पे आएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, ऐसे ही फिर फर्दर। अब यहां से यहां आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां से यहां जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अब यहां देखो, यहां से यहां पे आ रहा है, पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक में। काइनेटिक यहां से यहां पे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, तो काइनेटिक कम होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर, और ऐसे अगेन वापस यहां से यहां जाएगा तो अगेन इंक्रीज, फिर। क्लियर, जब काइनेटिक बढ़ेगी तब वेलोसिटी बढ़ेगी, और काइनेटिक कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी। अब जब आपका स्प्रिंग का मोशन होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाई, जब स्प्रिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होती है तो कौन सी एनर्जी होती है उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो वापस मीन पोजीशन पे आती है तो किसमें कन्वर्ट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी ग्राफ ध्यान से देखो कैसे बनेगा आपका। अब जब मीन पोजीशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। जब मैक्सिमम पोजीशन तक गया, क्लियर, उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और वापस वो मीन पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से जीरो हो जाएगी। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग। यानी यहां पे एक्सएम पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया तो जीरो, और वापस। क्लियर, यानी यहां पे आपका एक तरीके से इसको जीरो फॉर्म में कि एक्सएम हो गया यहां पे, और वापस जीरो इधर और उधर जा रहे हैं। क्लियर, और काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होगा, जब यहां जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एक्सएम पे जीरो। और फर्दर ध्यान से देखो ये कर्व कैसे बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर बाय 2। दोनों ही क्या है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी एक्स के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर? तो आपके ये कर्व ग्राफ बन रहे हैं पैराबोलिक, जो आपको प्रोजेक्टाइल में भी बताया था। ठीक है, नाउ फर्दर एग्जांपल 6.8 देखो। एग्जांपल 6.8 में क्या गिवन है कि टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट manufacturers study the collisions of moving cars with mounted springs of different spring constant। ठीक है, अब जैसे आपने कार्स में क्या लगाते हैं, याद करो, शॉकर्स, शॉक एब्जॉर्बर्स। क्यों? ताकि अगर एक्सीडेंट हो या ग्राउंड से हमें जो क्या मिलता है, बम्प मिलता है कई बार, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके, आप ज्यादा ना वो हो, आपके ऊपर ज्यादा फोर्स ना अप्लाई हो। क्लियर? यानी वो शॉक अब्जॉर्बर, वो स्प्रिंग मूव हो जाएगी जिससे आप इजीली अप एंड डाउन मूव कर सकते हो। क्लियर? ऐसे ही कोलिजन्स के टाइम पर भी। ठीक है, सो कंसीडर अ टिपिकल सिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास 1000 kg। मास हमें यहां पर कितना दिया है, 1000 kg। नाउ कार की स्पीड क्या बोली है, 18 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड हमारी यहां पर हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर? नाउ ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट आपको यहां पे दिया है, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। क्लियर? m-1 लिखा या पर मीटर हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर? क्योंकि देखो F इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, -kx, तो k की यूनिट क्या बनेगी, F/x, -F/x। ठीक है, तो यूनिट क्या बनेगी, यूनिट के लिए बता रहा हूं मैं, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। सो यूनिट क्या बन गई k की, न्यूटन पर मीटर। क्लियर? यूनिट याद रखना स्प्रिंग कांस्टेंट की। नाउ अब हमें यहां पर क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। कंप्रेशन मतलब कि x, आपकी स्प्रिंग कितना आगे या पीछे मूव करेगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यही फॉर्मूला आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी, अब वो स्प्रिंग में ट्रांसफर होगी जब कोलिजन होगा। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सीडेंट हुआ तो वो वहीं पर रुक गया, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, स्प्रिंग में बैकवर्ड। क्लियर? आई बात समझ में? कोई भी गाड़ी आगे से रुकी ऐसे तो क्या होगा, उसमें फोर्स लगी ऐसे, तो वो जितना भी उसका मोमेंटम था अपोजिट साइड मूव हो जाएगा, तो उसकी वो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। क्लियर? दैट्स व्हाई वहां पे कंप्रेशन आपको पूछा कि मैक्सिमम कंप्रेस कितना हो सकती है। क्लियर? सो अब हमें क्या करना है, तो ये आपका जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, मैक्सिमम कंप्रेस जब होगा तो। क्लियर? सो अब हमें यहाँ पे m पता है, दैट इज 1000, v पता है 5, सो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 लिख दिया हमने, इक्वल्स टू हाफ, k की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स स्क्वायर। x हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ? नाउ इसको सॉल्व करने के लिए देखो, हाफ हाफ हमने दोनों एक दूसरे के ऐसे कट कर दिए यहां से यहां। क्लियर? फर्दर अब एक्स स्क्वायर निकालने तो ये सारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1000 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 6.5 इंटू 10⁻³ अब 10⁻³ क्या होता है, 1000, तो 1000 आपस में कट गए। 5 की टेबल में 625 आता है, इसका डेसिमल हटा के 100 हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, 5 की टेबल में 125 पे 625 आता है, फर्दर यहाँ पे भी 5 कट हुआ, ये 25 आ गया, 25 4 जा 100, सो एक्स स्क्वायर आपका आ गया 4, सो एक्स क्या आ जाएगा, √4 यानी कि 2 मीटर। तो आपकी जो स्प्रिंग है वो 2 मीटर कंप्रेस होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वेरियस फॉर्म्स क्या क्या एनर्जी की, एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी तो हमने देख लिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर और कौन सी फॉर्म हो सकती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी।
और कौन सी एनर्जी आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या ये सारी एनर्जी आपस में इनकन्वर्जन हो सकती है, इनकन्वर्ट एक से दूसरे में? यस, क्लियर। और उस कन्वर्जन को कौन गवर्न करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हो? मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके या हीट एनर्जी का यूज करके। मैकेनिकल एनर्जी कैसे यूज करके? कौन से? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में आप वाटर को एक हाइट से गिराते हो तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसकी वजह से टरबाइन रन होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है? कोल को आप स्टीम बनाते हो, मतलब कोल से वाटर को स्टीम बनाते हो और फिर वो स्टीम जब उसके ऊपर पड़ता है तब वो रन करता है। तो कोल यानी हीट एनर्जी को हम यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। और फर्दर इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? अब फैन इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? विंड एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर। लाइट्स आपकी, ठीक है, लाइट्स क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। केमिकल मतलब सेल आप यूज करते हो, सेल से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जा सकती है। और भी फर्दर केमिकल एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट्स केमिकल एनर्जी यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? इंटर कन्वर्जन। क्लियर। एक टाइप ऑफ एनर्जी दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी क्या होगी? क्रिएट भी नहीं होगी और ना ही डिस्ट्रॉयड होगी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो जब हम ये चीज बोल रहे हैं, अब ये नहीं कि जितना फैन आपको जो एनर्जी दे रहा है वो आपके अंदर रही, वो पूरे एटमॉस्फेयर की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं वो हम पूरे एटमॉस्फेयर की एनर्जी की बात कर रहे हैं कि टोटल एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। क्लियर हो गया? याद रहेगा वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। अब इसी बेसिस पे आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बनाई थी, दैट इज एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है? इक्वल्स टू mc स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द मास। क्लियर? रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द मास। अब जैसे न्यूक्लियर, अभी हमने जो चीज बात की, डिस्कस की, न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस नहीं की। अब न्यूक्लियर में आपका क्या होता है? न्यूक्लियर में न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी है कभी? क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस? जब हम किसी कंपाउंड या एलिमेंट का न्यूक्लियस चेंज करते हैं तो उसमें आपका मास इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसका। क्लियर? जब उसकी न्यूक्लियर की कन्फिगरेशन हम चेंज करते हैं, न्यूक्लियस पता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जब हम उनकी कन्फिगरेशन चेंज करते हैं तब या तो वो मास उनका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। क्लियर? दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं आपकी, फिजन और फ्यूजन। फिजन में क्या होता है? एक हैवी एलिमेंट दो स्मॉलर एलिमेंट्स में ब्रेक होता है। क्लियर? एक हैवी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस दो स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। फ्यूजन में क्या होता है? दो छोटे मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वहां पे मास इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो जब ये रिएक्शंस होती है तो मास डिफेक्ट आता है। मास डिफेक्ट मतलब कि हमने दो चीजें सपोज 2 ग्राम और 2 ग्राम को आपस में रिएक्ट करवाया, सपोज 3.5 ग्राम बना हमारा जाके, तो 0.5 ग्राम कहां गया? 0.5 ग्राम एज अ एनर्जी कन्वर्ट हो गया। क्लियर? और यहां पे सी के अब हम यही चीज देखें, सपोज आपने कोई रिएक्शन की, उसमें सपोज 0.5 ग्राम आपका कन्वर्ट, मतलब जो आपका रिएक्शन हुआ उसमें 0.5 ग्राम आपका डिफेक्ट आ गया, यानी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो इसको केजी में क्या लिखेंगे हम? 0.5 इंटू 10⁻³ kg। यहां तक क्लियर? सी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट, सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ अब अगर हम इससे एनर्जी देखें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सो 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9 इंटू 10⁻16। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 0.5 4.5 इंटू 10⁻13 जूल्स। तो ध्यान से देखो, अगर हमारा 0.5 ग्राम मास
एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी आपको वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। आया समझ में? क्लियर? दैट्स व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई होंगी या सुनी हुई होंगी अभी तक। क्या न्यूक्लियर एनर्जी से हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए अब न्यूक्लियर एनर्जी का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो सुना ही होगा, आजकल वैसे ही रशिया यूक्रेन में चल रहा है। ठीक है, कि कितनी तबाही मचा सकता है। क्यों? क्योंकि जरा सा मास कन्वर्ट होने पे इतनी ज्यादा एनर्जी वहां पे लिबरेट हो जाएगी, तो उससे कितनी तबाही मच सकती है। ठीक है, यूजफुल भी है और क्या है, हार्मफुल भी हो सकता है अगर नेगेटिव वे में यूज किया जाए तो। ठीक है, एग्जाम्पल 6.10 में अब बेटा क्या किया मैंने, देखो हमें एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो अगर 1 जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। 1 जूल को अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करवाना पड़ेगा किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्लियर? तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बन जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो कि 10⁻19 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -19 10⁻+19 हो गया। 1/1.6 सॉल्व करोगे 10/16, 10/16 5/8, 5/8 को डेसिमल में करोगे तो कितना आएगा, 5/8 को डेसिमल में 0.625 इंटू 10⁻19। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। क्लियर? नाउ अब यहां पे देखो हमें क्या गिवन है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ऊपर दिया हुए टेबल के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ध्यान से देखो, 1 बॉन्ड इन डीएनए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 10⁻⁻20। तो 10⁻⁻20 जूल्स को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें 10⁻⁻20 मल्टीप्लाई करा देंगे। क्लियर? सो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा ये, तो कितना 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आ गई आपकी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। एक बॉन्ड किसमें, डीएनए में। क्लियर? इस एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। एग्जांपल 6.10 में आपको सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए ही बोला हुआ है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10⁻⁻21 को हमें कन्वर्ट करने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना हो जाएगा, 0.00625। क्लियर? आया समझ में? 10⁻⁻20 था, एक और हमने 10 से डिवाइड करवा दिया, तो इतना बन गया। नाउ थर्ड पार्ट में, द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज। अब कैलोरीज में ध्यान से देखो, कैलोरीज का मतलब क्या होता है, 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल्स। ठीक है, 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है आपका, 4.2 जूल्स। अब हमें इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। किसको, द डेली इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट। क्या कितना दिया हुआ है, डेली फूड इनटेक ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज 10⁻7। ठीक है, 10⁻7 को हमें जूल्स है, इसको हमें किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड कराएंगे, किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कराएंगे, 4.2 इंटू 10⁻3। तो यहां पर किलो कैलोरीज आ जाएगा। आ गया समझ में? देखो, कैलोरी में करवाने के लिए डिवाइड बाय 4.2, किलो में कन्वर्ट करना है तो किलो का तो मतलब पता ही आपको, किसी भी चीज को किलो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। क्लियर? तो कितना आ जाएगा ये, 1/4.2 सॉल्व किया पहले, ये मतलब डेसिमल भेजा तो 10 बन जाएगा ऊपर, 5/21। 5/21 को डेसिमल में करेंगे कितना आएगा, 2 जा 42, 0.2, 8 बचा 80, तो 4 अराउंड, यानी 0.24 इंटू 10⁻4 किलो कैलोरीज। तो इतनी किलो कैलोरीज हम डेली इंटेक करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन। आया समझ में?
क्लियर। तो एनर्जी की अलग अलग यूनिट्स, ऐसा यूनिट तो जूल आपकी फिक्स्ड है, अलग अलग यूनिट्स और कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम कब यूज करेंगे, जब हम कभी एनर्जी निकाल रहे हैं चार्जेस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी यूज करते हैं। किलो कैलोरीज या कैलोरीज कब यूज करेंगे, जब फूड की बात कर रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, बेसिकली फूड इनटेक कर रहे हैं, तब हम, आप जैसे पैकेट्स वगैरह देखते हो अगर किसी बिस्किट्स वगैरह के, उसमें भी कैलोरीज में लिखा होता है कि कितनी एनर्जी आपको इससे मिलेगी, कैलोरीज में चेक करना प्रॉपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका पावर। अब पावर क्या होता है, क्लास 9th में पढ़ा था, इवन फर्दर आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, क्लियर। सो अब इसका हम और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, वर्क डन का भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एफडीएस, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। पहले तो ऐसा यूनिट इसकी क्या है, ऐसा यूनिट इज वॉट, ठीक है, और 1 वॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट पावर का मतलब है कि जो काम कर रहा है 1 जूल इन 1 सेकेंड, या एनर्जी यू कंज्यूम। इसका फर्दर हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, क्लियर, कि कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। नाउ पावर का और क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं, W को हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, एफडीएस अपॉन क्या है, dt, क्लियर। अगर हम पावर को लिख रहे हैं, देखो एफडीएस और टाइम की जगह क्या लिख रहे हैं, dt, तो ds बाई dt क्या बनता है, ds बाई dt आपका वेलोसिटी। सो पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताओ। पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वर्क डन के ऊपर। वर्क डन क्या है, स्केलर, तो पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। स्केलर क्वांटिटी हो गई, ऐसा यूनिट वॉट है। बड़ी यूनिट्स अगर हम देखें तो किलोवाट्स, ठीक है, मेगावाट्स, ठीक है, ज्यादा अगर बड़ी यूनिट्स हम यूज करते हैं मेगावाट्स। और यहां पर अब क्या लिख रहे हैं, देखो फोर्स और वेलोसिटी, आपको पता है दोनों फोर्स और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो अगर हमें कोई स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं उनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स और वेलोसिटी का क्या है, पावर डॉट प्रोडक्ट है, यानी अगर इसको हम खोल के लिखेंगे तो एफ वी कॉस थीटा। आ गया समझ में बेटा। स्केलर क्वांटिटी जब जब आपकी किसी वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो रही है तो डॉट प्रोडक्ट होंगी, वेक्टर क्वांटिटी बनानी है तब वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, क्लियर। और कुछ चीज इसमें नाउ, और बड़ी यूनिट्स बता दी, किलोवाट, मेगावाट। किलोवाट का मतलब 10⁻³ मेगावाट का मतलब 10⁻⁶। हॉर्स पावर सुना है आपने, क्या होता है हॉर्स पावर का मतलब, 746 वॉट, क्लियर। जो आप गाड़ियों में बीएचपी सुनते हो, बीएचपी की फॉर्म क्या होती है, ब्रेक हॉर्स पावर, कि ब्रेक की कितनी पावर है। दैट्स व्हाई कहते हैं ना कि कार वगैरह में क्या होते हैं, क्या कहते हैं स्पेशल टर्म उसके लिए। कार में अगर कभी ब्रेक मार के देखना, एक तो बंद कार में ब्रेक दबा के देखना और चलती कार में, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे जब कार ऑन होगी, मतलब स्टार्ट कंडीशन में होगी, तब ब्रेक्स आपके ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वहां पे अब इंजन की फोर्स भी उसके साथ लग रही है, क्लियर। तो ब्रेक जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्रेक्स जो आपके बाइक्स में होते हैं, नॉर्मल ब्रेक्स जो आपके साइकिल्स वगैरह में हो गए, क्लियर। आए समझ में, दैट्स व्हाई बीएचपी लिखा होता है स्पेशली वहां पे। नाउ और फर्दर और यूनिट्स क्या है आपकी, अब इसकी यूनिट नहीं, फर्दर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आपने इवन 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी था टॉपिक, अब पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो ड्यू टू कोरोना, क्या पढ़ा था, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर, अब एनर्जी की वैसी यूनिट क्या है, नॉर्मल यूनिट्स जूल्स, तो किलोवाट आवर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि किलोवाट आवर एक बड़ी यूनिट से जूल बहुत ही छोटी यूनिट है, क्लियर। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट इन 1 आवर। देखो हमने पावर का एक और फॉर्मूला बताया था, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर इंटू टाइम,
तो पावर यहां पर क्या हो गई किलोवाट में, और टाइम हो गया आपका आवर में। अब इसको अगर हमें जूल्स में कन्वर्ट करना है तो किलोवाट को वॉट में लिख लो, कितना हो जाएगा 1000, और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। क्लियर? और 1 वॉट सेकंड आपका जूल बनता है, तो क्या बन जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकंड यानी कि जूल। सो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स होते हैं 1 किलोवाट आवर में। ठीक है? किलोवाट आवर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इतने इतने जूल्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने लाखों जूल्स हमने कंज्यूम कर लिए। ठीक है? अब 100 यूनिट्स, जो यूनिट्स भी बोलते हैं, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर होता है आपका। क्लियर? नाउ अब इसी के बेसिस पर आपका एग्जांपल 6.11 कर लो ये नोट। एग्जाम्पल 6.11 में क्या गिवन है अब आपको कि एक एलिवेटर है जिसमें मैक्सिमम लोड कितना कैरी हो सकता है 1800 केजी। क्लियर? तो मास कितना हो गया वहां पे 1800 केजी, पैसेंजर और एलिवेटर का मिला के टोटल मास। क्लियर? क्या इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी हमें दी है 2 मीटर पर सेकेंड से वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स आपकी वहां पे कितनी लग रही है 4000 न्यूटन, जो क्या कर रही है अपोज, तो हम उसे क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे। क्लियर? डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर, कि कितनी फोर्स कितनी पावर वो डिलीवर करे उसको मूव करने के लिए। क्लियर? मोटर उसकी, तो पावर अब कितनी चाहिए हमें, एक तो हमें इतना मूव करवाना है। ठीक है? तो पहले हम फोर्स निकाल रहे हैं, एक तो हमें क्या करना है इस फोर्स को ओवरकम करना है, दूसरा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है 1800, तो फोर्स क्या हो जाएगी mg प्लस 4000। आई ये चीज समझ में? ये हो गया वेट जितना हमें ऊपर लेके जाना है, प्लस 4000 जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको भी ओवरकम करना है, तभी ऊपर की तरफ हम जा पाएंगे। क्लियर? तो फोर्स कितना आ जाएगा इससे 1800 इंटू 10 ले लिया सपोज जी हमने, प्लस 4000, सो 18,000 प्लस 4000 22,000 न्यूटन, यानी इतनी फोर्स हमें चाहिए। क्लियर? अब हमें पावर पूछी है और वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकेंड दी है, तो क्या हो जाएगा पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी, हमने जो फॉर्मूला बनाया था फोर्स और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है? सो फोर्स क्या हो गया 22,000, वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 44,000 यूनिट वॉट। अब इसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला था हमें एचपी, तो एचपी 1 एचपी इक्वल्स टू 746 वॉट, तो 44,000 को आप 746 से डिवाइड करा लोगे तो एचपी में आपका आंसर आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा राउंड अराउंड 59 एचपी। क्लियर? आगे समझ में? डिवाइड प्रॉपरली करा लेना, चेक कर लेना इस आंसर को। ठीक है?